Bismillahirrahmanirrahim. Kinematic is the branch of mechanics which deals with the motion of substances without taking reference of force. And if force is included, then that branch of mechanics will be called as dynamics. So the D option is the right option, motion without making any reference to force. Number 2. The length of actual path followed by the body during its motion is known as a distance. डिस्टेंस कहा जाता है उसको, और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके अलावा पोजीशन हम किसे कहते हैं? द पॉइंट ऑफ लोकेशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज़ नोन एज पोजीशन। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो डिस्टेंस है। एक्चुअल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जा रही है और एक कांस्टेंट स्पीड की जा रही है तो उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन है इसका। अगर डायरेक्शन ना हो लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, उसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो मेरे पास यूनिफॉर्म हो तो फिर उसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब है अगर एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। अगर पहली उसकी वेलोसिटी 9.8 थी तो दूसरे सेकंड में 18.6 समथिंग होगी, तीसरे में 27.8 आ जाएगी। तो इसी तरह से डेल्टा वी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो 9.8 का डिफरेंस आपको आना चाहिए, तब भी हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो बी है, दैट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी सेम इफ़ द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी का जिक्र है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ये दोनों बराबर होंगे। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है इसका मतलब है एक है, ये है, एक ही है, एक ही है। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जो अगर आप वेलोसिटी ले लें यहाँ एज अ होल आप एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट कंप्लीट टाइम जो ले लें तो वो सेम आएगी हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पहली बात यह है कि वी टी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिनोट करता है। एरिया अंडर वी टी इज़ नोन एज, इसमें जो हमारे पास जो स्लोप होता है वी टी का उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। तो वी टी तो ये दोनों है, तो इसका मतलब है इन दोनों में ये एक ऑप्शन सही है। तो ये कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी आता है, यहाँ पर वेरिएबल इंक्रीज इन वेलोसिटी थी, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंटली इंक्रीज वेलोसिटी आता है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब है इस मुकाम पर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, यहाँ पर पहले कांस्टेंट है, यहाँ इंक्रीज होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एस वर्सेस टी है, तो एस वर्सेस टी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब है अगर वेलोसिटी यहाँ पर है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड नहीं जा रही, ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पर, या कांस्टेंट मोमेंटम है, यूनिफॉर्म मोमेंटम भी इसको हम कहते हैं, इसके लिए भी ये ग्राफ है। The acceleration due to change in magnitude of linear motion is called। वो एक्सेलरेशन जो लीनियर मोशन में प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। एंगुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन ओमेगा की वजह से होता है और लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन लीनियर वेलोसिटी की वजह से होता है। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी एक्सेलरेशन कर जाता है तो इसका मतलब या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, या वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या डायरेक्शन में चेंज होता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है, अब अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है ये एक्सेलरेशन है, अगर स्पीड डिक्रीज कर जाता है ये भी, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन अंडरगोज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है कि इस पर एक फोर्स ज़रूर और ज़रूर लगा, क्योंकि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो राइट ऑप्शन जो है वो फोर्स है।
ये ऑप्शन सही है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ के साथ साथ अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाता है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें जो बहुत करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो डी वाला ऑप्शन है। A ball released from certain height falls under the action of gravitational pull. एक बाल है जो फ्रीली अर्थ की तरफ जा रहा है। The distance traveled by a ball after 10 सेकेंड will be, 10 सेकेंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी। तो हम देखते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ हम देखते हैं कि वेलोसिटी इनिशियली पॉइंट पर इसके ज़ीरो है, चूँकि गिवन नहीं है तो ये ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, तो ये टर्म ज़ीरो होगा, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर एस इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर आएगा यहाँ पर। एस इज़ इक्वल टू हाफ, ये 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इससे 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो 500 मीटर से करीब आंसर है वो 490, ये इसलिए आया कि उसने, हमने 10 लिया है, जी इसने 9.8 लिया है। ठीक है, तो a ball of mass 0.5 kilogram is dropped from height of 78.4 meter. The time taken by the ball to hit the ground, एक बाल है जो कि 0.5 किलोग्राम इसका वज़न है, ये अर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन इसने ये जो डिस्टेंस तय किया ये 78.4 मीटर है। अब ये कितना टाइम लेगा, तो ये फार्मूला जो है ये हम लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो टाइम मांग रहा है। तो t इज़ इक्वल टू, अगर इसके फार्मूले को हम इधर उधर कर लें तो t इज़ इक्वल टू 2 इज़ डिवाइड बाई जी होल अंडर, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 78.4 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 आ गया, तो इससे 15.9 या समथिंग आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसका मतलब ये 16 अगर हम पुट करें तो इसलिए 4 आ जाएगा, 4 के करीब जो आंसर है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो टाइम कितना आया, 4 सेकेंड टाइम अगर एक बॉडी ले 0.5 किलोग्राम का, तो ये 78.4 मीटर नीचे गिरेगा। ठीक है, इन द above प्रॉब्लम द इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज, अगर एक बॉल गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, तो इसका जो हमने 4 सेकेंड निकाला था, अगर 4 सेकेंड टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है वो कितना फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 4 सेकेंड टाइम अगर वो ले गिरने में। तो इसका मतलब है हम इससे ये फाइंड करते हैं फ्रीली फॉलिंग में वी फिजिकल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई चूँकि ज़ीरो है, वी फिजिकल टू फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम कहते हैं जी टी। जी हमारे पास 10 है, ये 4 है, तो इसका मतलब है 40, जो 40 के साथ सबसे करीब, ये अगर 9.8 फुट कर लें तो ये 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास इट इज़ द राइट आंसर। A cyclist riding at a speed of 5 meter per second braked with uniform deceleration and stopped in 3 meter. The time taken to stops it is ये MCQs हम लास्ट में कर देते हैं, पहले ये करें। The horizontal and vertical acceleration of an object projected at an angle 0 less than theta less than 90, इसका मतलब है कि इसके दरमियान कहीं ये प्रोजेक्टेड है with object and gravitational VI and gravitational field respectively are। सो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन हमसे मांगा है। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ये 0 होता है एन प्रोजेक्टाइल मोशन है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 9.8 जी के बराबर होता है। सो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लॉन्ग हॉरिजेंटल है, लॉन्ग वर्टिकल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। The horizontal component of velocity during projectile motion is always equal to v cos of theta। ठीक है, is always equal to 0। horizontal component, this is impossible option that horizontal component of velocity of projectile में equal to 0, vertical में भी equal to 0। तो ये MCQs भी आप अपने साथ याद रखें। वर्टिकल जो horizontal एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती इन प्रोजेक्टाइल मोशन। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट में हमारे पास क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, चूँकि टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। एट एक्सट्रीम पॉइंट वी वाई बिकम 0, सो द नेट वेलोसिटी इज जस्ट द वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वर्टिकल, जब मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स वेलोसिटी होती है, वाई वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। चूँकि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ इस टाइप का मोशन होता है इस डायरेक्शन में, तो ये सिर्फ वी एक्स रह जाता है। और वी वाई, ये जो फार्मूला दिया गया ये जनरल फार्मूला ऑफ वी वाई कंपोनेंट अदर देन इट्स मैक्सिमम कंपोनेंट, वो मैक्सिमम पर तो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, अगर यहाँ से यहाँ तक हम किसी भी पॉइंट पर हम देख लें, तो the height attained by a projectile projected at velocity is h. If the speed of projection is tripled, keeping other parameter constant, the maximum height attained by a projectile is equal to height of projectile is directly proportional to v square। ये हमने देखा है फार्मूले में, अगर आप देखें तो इसका मतलब है h इज इक्वल टू, ये ट्रिपल कर जाए तो 3v स्क्वायर, इसका मतलब है 9v स्क्वायर, 9 टाइम जो है वो हाइट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये जो पैरामीटर वी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लिए 2 का होना इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर डबल कर दी तो 4 हो जाएगा। 3 का होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ट्रिपल करें हम वेलोसिटी तो वो 9 हो जाएगा। तो ये 2, 3 और 1 एच जो है वो ये हमारे पास इंक्रीजमेंट में पॉसिबल है। 2, 3 ये जो पॉसिबल है ही नहीं। अगर वेलोसिटी वी है तो वो एच आ जाएगा, 2 है तो वो 4 हो जाएगा, 3 है तो वो 9 हो जाएगा। ये जो इसका मतलब है इसके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उस वैल्यू के लिए जो स्क्वायर के साथ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। A projectile is projected at a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जी किया है 19.6 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग इट एन एंगल ऑफ थीटा जो है वो किया है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ फ्लाइट विल बी, ये क्या होगा, वी वाई जो है उसके साथ जो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो वी आई ये हमारे पास 19.6 लिया है, थीटा जो है साइन थीटा जो है साइन 30 जो है वो हमारे पास हाफ के बराबर है, माइनस जी जो है वो 10 है। आफ्टर 1 सेकेंड लिया है तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये 19.6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 9.8 हो गया, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये 10 हो गया। ये तो हमने जी 10 लिया है, अगर इसको हम भी 9.8 ले लें तो 9.8 माइनस 9.8 विच इज़ इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। 9.8 कब होगा, 9.8 तब होगा जब ये हमारे पास, अगर ये वेलोसिटी अगर आप 27 पॉइंट समथिंग ले लें तो इससे 27 पॉइंट समथिंग माइनस दिस इज़ इक्वल टू 27 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय माइनस दिस इज़ इक्वल टू, ये में भी 9.8 तब आएगा जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और 19.6 मीटर पर सेकेंड के साथ वेलोसिटी के साथ जो है वो 1 सेकंड के बाद अगर 30 डिग्री पे है तो ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ 60 एंड ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दोनों के लिए हमारे पास रेंज सेम होता है। किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 आता है तो उनके लिए सेम हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो 60 के साथ किया जमा करें जिसका सम 90 आ जाता है 30, तो 30 और 60 जो है वो सेम है आपस में, ठीक है। और 40 के साथ किया है 50, 40 जमा 40 इक्वल 50 इक्वल टू 90, तो 40 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 है, उसके साथ सेम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल रेंज होता है। 60 के साथ अगर 30 ले जाए, अगर 60 पे लिया जाए रेंज सेम होगा, अगर 30 पे लिया जाए रेंज सेम होगा। A missile projected with 196 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन इज एयरबर्न फॉर टाइम। एयरबर्न फॉर मतलब है इसके साथ इसमें हमारे पास हमसे टाइम मांगा है, तो टाइम इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 196 इंटू साइन 30 साइन 60, ये पहले हमने बताया कि साइन 60 जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हाँ साइन 60 जो है ये हमारे पास हाफ के बराबर है, डिवाइड बाय 10 हम लेते हैं, तो 2 और 2 ये तो कट हो जाएगा, 196 डिवाइड बाय 10 दिस इज़ इक्वल टू 19.6 के साथ जो करीब है वो 20 है, ठीक है।
तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एच मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो ये फार्मूला हमारे पास याद रखे काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी एट हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन cos ऑफ स्क्वायर थीटा। तो cos ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट। तो ये रेशियो जो उन्होंने मांगा ये cos ऑफ स्क्वायर थीटा के बराबर है। A projectile is projected with 100 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री, थीटा जो है 60 डिग्री है, 100 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, वी इनिशियल है, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड। लेवल ऑफ ग्राउंड में पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर हमारे पास जो है क्या होगी वी एक्स। चूँकि हम देखते हैं कि वी एक्स इज़ इक्वल टू वी इनिशियल इंटू कॉज ऑफ थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू 100 दिया है, काज ऑफ 60 पे हमारे पास हाफ वैल्यू होती है, साइन 30 पे हाफ होती है और काज ऑफ 60 पे हमारे पास हाफ वैल्यू होती है। तो ये हम देखें अगर वी एक्स इज इक्वल टू 50 एट एनी पॉइंट वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 50, और ये 50 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन अगर टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A hunter aiming a bird in a tree should aim। एक हंटर है फॉर एग्जांपल, इसने एक बंदूक लिया है और एक बंदूक की गोली इधर जा रही है, यहाँ पर एक बर्ड सेट हो गया है। अगर ये बिल्कुल इसके निशाने पर जाएगा तो इसका मतलब है वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा है तो ये इसको मिस कर जाएगा अगर बिल्कुल इसकी सीध में लिया है। अगर इसे थोड़ा ऊपर ले ले ये निशाना तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा वेट जो है उसको नीचे कर देगी और वो बिल्कुल टारगेट को पकड़ेगी। तो इसका मतलब है उसको थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाना है, निशाना थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए कि बर्ड को मार दे। अ लिटिल अबाउट द बर्ड, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइपरबोलिक। ठीक चला, अगर हाइपरबोलिक जो बात है वो इस तरह का होती है, पैराबोलिक जो बात होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक बात पर से होती है।